जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, अंतिम प्रहार हम लोग लेके आ गए हैं एक महा मैराथन क्लास, जिसमें कुल 100 प्रश्न है। और साथियों, उम्मीद है कि इन 100 प्रश्नों को करने के बाद आपको ना लगने लगेगा कि नहीं, अब आपका हर एक सवाल का जवाब चुटकियों में हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले सवाल से फटाफट, क्योंकि आज का जो महामैराथन है इसमें कुल 100 प्रश्न हैं और आपको बताना भी है कि 100 में से आपका कितना सही हुआ। चलिए, पहला सवाल कि वह उपकरण जिससे धारा मापी जाती है। फटाफट बताना है साथियों, फटाफट खाली जवाब देते चलना है। वो उपकरण जिससे धारा मापी जाती है, क्या उसको वोल्ट मीटर कहेंगे, एमीटर कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहेंगे या ओम मीटर कहेंगे? फटाफट बताइए कि जिससे धारा मापी जाती है। तो साथियों, जिससे धारा मापी जाती है उसको क्या बोलते हैं? ए मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ए मीटर। चलिए, बढ़ेंगे आगे की ओर। देखिए, अगर आप लोगों को स्लो लगेगा ना साथियों, तो आप उसको क्या कीजिएगा, 2 गुना स्पीड में फटाफट उसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। चलिए, दूसरा सवाल कि अपवर्तनांक, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, का मात्रक है। बताइए, अपवर्तनांक का मात्रक मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में जूल, या फिर साथियों न्यूटन, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मात्रक साथियों कोई नहीं होगा, क्योंकि ये साथियों मात्रक विहीन होता है। क्या होता है ये? मात्रक विहीन। चलिए, बढ़ेंगे आगे। तीसरा सवाल, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? आपको बताना है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है वायु, जल, इस्पात या निर्वात। आपको बताना है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होगा। तो साथियों देखिए, इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से ध्वनि की चाल ना इस्पात पे सर्वाधिक होगा, क्योंकि साथियों इस्पात आपका क्या है? सॉलिड है। आपका जल क्या है? लिक्विड है। और आपका वायु आपका गैस है साथियों। और निर्वात में तो ये आपका ध्वनि गमन करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। चलिए, बढ़ेंगे इससे आगे। चौथा सवाल कि चंद्रग्रहण किस कारण से होता है? आप चंद्रग्रहण देखे होंगे, बताइए किस कारण से होता है। ऑप्शन है चंद्रमा पर सूर्य की छाया पड़ने से, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से, या फिर सूर्य की छाया पृथ्वी पर पड़ने से, साथियों वायुमंडल के कारण। फटाफट बताइए कि चंद्रग्रहण किस कारण से होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, चंद्रग्रहण साथियों जो पृथ्वी की छाया है ना चंद्रमा में पड़ने से, क्या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से क्या होता है? आपका चंद्रग्रहण होता है। चलिए, बढ़ेंगे 4 से आगे। साथियों, आज कुल 100 प्रश्न है, इसलिए आप लोग को भागना नहीं है। बस 100 प्रश्नों को आप हल कर लीजिए और आपकी तैयारी 100% पक्का हो जाएगा साथियों। चलिए, 5वां सवाल कि हबल दूरबीन, हबल टेलीस्कोप किस तरंग पर कार्य करती है? जो आपका हबल टेलीस्कोप होता है साथियों, जो दूरबीन है, वो किस तरंग पर कार्य करती है? ऑप्शन है रेडियो तरंग, दृश्यमान तरंग प्रकाश, या फिर साथियों पराबैंगनी किरण। ऑप्शन डी में एक्सरे। फटाफट बताइए, जो हबल टेलीस्कोप है वो किस तरंग पर कार्य करती है? तो देखिए, ये आपका साथियों दृश्यमान दृश्यमान प्रकाश, किस पर? दृश्यमान प्रकाश पर कार्य करती है। चलिए, 5 से आगे बढ़ेंगे कि जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होगा साथियों? 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि जल का अधिकतम घनत्व ना वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? देखिए, किसी का भार किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन है द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण, केवल द्रव्यमान, केवल वेग, या साथियों केवल स्थान। तो बताइए कि किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो साथियों, किसी का भार ना वो आपका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करेगा। किस पर? गुरुत्वाकर्षण पर और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए, 7 से आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई। ऑप्शन है टेस्ला, न्यूटन, हेनरी, वेबर। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका टेस्ला। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला हो जाएगा। चलिए, 8 के बाद बढ़ते हैं आगे। रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने, मार्कोनी ने या आइंस्टीन ने? फटाफट बताइए, रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? साथियों, रेडियो तरंग की खोज ना ये हर्ट्ज ने की थी। किसने? हर्ट्ज ने रेडियो तरंग की खोज की थी। चलिए, बढ़ेंगे आगे। 10वां सवाल
परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है? जो परमाणु घड़ी है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन है रेडियोधर्मिता पर, नाभिकीय विखंडन पर, सीजियम परमाणु दोलन पर, या साथियों तापीय प्रसार पर। बताइए जो परमाणु घड़ी होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए परमाणु घड़ी ना साथियों ये आपका सीजियम परमाणु दोलन पर कार्य करती है। किस पर? सीजियम परमाणु दोलन पर कार्य करती है। चलिए 10 से आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल कि प्रकाश का वेग निर्वात में, बताइए तो प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है? 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या साथियों दोनों, बी और सी दोनों। तो देखिए बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे जो आपका है साथियों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो ही देखेगा इसमें टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। साथियों देखिए जो आपका 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है ये भी होगा, इसलिए इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए 11 के बाद बढ़ते हैं आगे। मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं? बताइए मानव का जो कान है वो किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं? ऑप्शन है 0 से लेकर 100 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या फिर 200 से लेकर के 2000, या साथियों 200 से लेकर के 20,000। तो देखिए मानव का जो कान है ना वो आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। 13वां सवाल कि तापगतिकी का प्रथम नियम क्या है? तापगतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, या फिर बल का संरक्षण। बताइए तापगतिकी का प्रथम नियम क्या है साथियों? तापगतिकी का प्रथम नियम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। चलिए 13 के बाद बढ़ते हैं आगे कि बल का एसआई मात्रक है। बताइए बल का एसआई मात्रक, क्या बल का एसआई मात्रक किलोग्राम होगा, न्यूटन होगा, जूल होगा, या पास्कल होगा? बताइए साथियों बल का एसआई मात्रक। तो देखिए बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। देखिए आज जो 100 प्रश्न है साथियों इसमें सारे तरह के प्रश्न हैं, इसमें आप सारे प्रश्नों को हल करें और आपकी तैयारी साथियों वो 200% हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऑक्टेन संख्या किससे संबंधित है? जो ऑक्टेन संख्या है साथियों किससे संबंधित है? पेट्रोल की गुणवत्ता, कोयले की मात्रा, गैस की शुद्धता, या फिर जल की कठोरता? बताइए जो ऑक्टेन संख्या है वो किससे संबंधित है? साथियों 15 नंबर सवाल, तो ध्यान रखिएगा ऑक्टेन संख्या ना पेट्रोल की गुणवत्ता से संबंधित है। किससे? पेट्रोल की गुणवत्ता से संबंधित कौन है आपका? ऑक्टेन संख्या। चलिए 15 के बाद बढ़ते हैं आगे। 16वां प्रश्न, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? बताइए परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, या केवल प्रोटॉन पर? तो साथियों देखिए परमाणु का जो द्रव्यमान है ना वो नाभिक में कौन मौजूद रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। किस पर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर कि कार्बन का कौन सा समावयवी यानी एलोट्रोप्स चालक है? बताना है कि कार्बन का कौन सा समावयवी क्या है साथियों? चालक है। क्या हीरा, या फिर ग्रेफाइट, या फ्लोरीन, या चारकोल? तो देखिएगा कार्बन का ना ग्रेफाइट जो अपर रूप है इसको एलोट्रोप्स बोलते हैं, ये क्या होता है? ग्रेफाइट चालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? साथियों तापमान पर निर्भर करता है, दाब पर, आयतन पर, या द्रव्यमान पर? बताइए वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? तो देखिए वाष्प जो दाब है ना साथियों ये आपका तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? यह आपका तापमान पर निर्भर करता है। चलिए 18 के बाद बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर सवाल, 19 नंबर कि पानी कठोर होता है किसके कारण? बताइए पानी कठोर होता है किसके कारण? ऑप्शन है NaCl, ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, उसके बाद K2SO4, या फिर साथियों जिंक क्लोराइड? बताइए कि पानी कठोरता होता है किसके कारण? तो देखिए पानी जो कठोर होता है ना साथियों ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के कारण। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के कारण। चलिए 20वां सवाल, 20वां सवाल कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है?
बताइए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभि के विखंडन, नाभि के संलयन, रेडियोधर्मिता या फिर संवेग संरक्षण। तो बताइए साथियों कि जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभि के संलयन पर, किस पर? नाभि के संलयन पर आधारित है। चलिए 20 के बाद बढ़ते हैं आगे। 21वां सवाल, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। क्या हो जाएगा? CaOCl2। चलिए 21 के बाद आगे 22वां सवाल कि किस तत्वों का समस्थानिक किस में समान होता है? किस तत्वों का समस्थानिक किसी तत्वों का समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक किस में समान होता है? क्या वो आपका द्रव्यमान संख्या में समान होगा, या प्रोटॉन संख्या में समान होगा, न्यूट्रॉन संख्या में, या इलेक्ट्रॉन संख्या में? तो देखिए साथियों समस्थानिक की बात की है तो समस्थानिक में क्या समान होगा? वो आपका प्रोटॉन की संख्या समान होगा। क्या होगा? किसी तत्व का समस्थानिक किस में समान होगा? तो साथियों प्रोटॉन की संख्या में समान होगा। चलिए आगे, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रेडोन, हीलियम। तो इन चारों ऑप्शन में देखिएगा ना साथियों, सबसे भारी गैस रेडोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेडोन जो है ये सबसे भारी गैस है। चलिए आगे, ये रहा 24वां सवाल कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। बताइए तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? क्या मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है? तो साथियों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक ना मीथेन होता है। कौन? मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे साथियों। 25वां सवाल, Fe2O3 किसका सूत्र है? Fe2O3 किसका सूत्र है? फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या फिर जंग? ऑप्शन डी में बी और सी दोनों। देखिए साथियों जंग जो है ये बिल्कुल सही है। ये आपका Fe2O3 जो है जंग का भी सूत्र है और साथ में फेरिक ऑक्साइड का भी है। इसलिए क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी जो है बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, यानी Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं और जंग भी कहते हैं। 26 नंबर सवाल कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग, बताइए लगभग में कितना प्रतिशत होता है नाइट्रोजन? क्या 50% होता है, 60%, 78% या साथियों 90%? तो देखिए वायु में नाइट्रोजन जो है साथियों वो लगभग में 78%, कितना? लगभग में 78% होता है साथियों। चलिए 26 के बाद आगे, 26 के बाद आगे बढ़ते चले इसी तरह से, और आप लोग जवाब देते चले साथियों कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? बताइए इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन, चैडविक। तो साथियों इलेक्ट्रॉन का आविष्कार ना तो ईंट, ई हो जाएगा आपका, टो यानी थॉमसन हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने साथियों? थॉमसन ने किया था। चलिए 27 के बाद बढ़ेंगे आगे। देखिए हम लोग ना आज से पहले जितना सारा भी क्लास है उसमें साथियों बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको अभी भी अगर समझना है, आपके पास अगर वक्त है साथियों, तो पिछला वाला क्लास प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए 28वां सवाल, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने, डार्विन ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने? तो साथियों डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना ये आपका वाटसन और क्रिक ने, किसने? वाटसन और क्रिक ने बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, एंजाइम श्रवण करना या वसा का निर्माण करना? साथियों जानते हैं आप राइबोसोम को ना प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये आपका क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण इसका कार्य है। चलिए 29 से आगे बढ़ते हैं। 30वां सवाल, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? बताइए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पाचन तंत्र, बिल्कुल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, ये तो नाभिक को कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन कारखाना, बिल्कुल नहीं। साथियों देखिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो ये कोशिका का पाचन तंत्र इसको कहा जाता है। कोशिका का पाचन तंत्र, और इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। चलिए 31 नंबर, रक्त का तरल भाग कहलाता है। बताइए रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये तीनों साथियों रक्त का क्या है? ठोस भाग है। ये कौन सा भाग है? ठोस है। और तरल भाग कौन हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है साथियों? तरल भाग है जो 55% है।
32 नंबर सवाल कि मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। हमारा जो मस्तिष्क है उसको जो ढकने वाली झिल्ली जो होता है साथियों, उस झिल्ली को क्या कहते हैं। 32 नंबर में सवाल है साथियों, क्या उसको न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर मेनिंजीज कहते हैं या मेडुला या सेरेब्रम। तो साथियों इसको क्या बोला जाता है, मेनिंजीज कहा जाता है। क्या कहता है, मेनिंजीज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए 32 के बाद बढ़ेंगे आगे। पाचन में एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, यानी पाचन में जो एंजाइम पेप्सिन एंजाइम जो है वो कहाँ पाया जाता है। साथियों मुख में पाया जाता है, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो आपको पूछा कि पेप्सिन एंजाइम जो है साथियों वो कहाँ पाया जाता है। तो देखिए पेप्सिन एंजाइम ना आपका आमाशय में पाया जाता है। किसमें, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए 33 के बाद आगे 34 नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर या मलेरिया। तो साथियों इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। क्या होता है इंसुलिन की कमी से, मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। चलिए 34 से आगे बढ़ेंगे। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में पानी का परिवहन फ्लोएम, जाइलम, पत्ती या जर्रोम। तो देखिए पौधों में पानी का परिवहन साथियों ये आपका जाइलम द्वारा होता है। पानी का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। चलिए 35 के बाद आगे, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष या 5 कक्ष। तो देखिए मनुष्य के हृदय में ना साथियों 4 कक्ष होते हैं। कितने, 4 कक्ष होते हैं। चलिए 36 के बाद आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो देखिए सबसे लंबी हड्डी साथियों फीमर होता है, जो जांघ की हड्डी होता है। क्या, जांघ की हड्डी। चलिए 37 के बाद आगे 38 नंबर, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है। यानी आपको रतौंधी जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, उससे कौन सा विटामिन बचाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो साथियों आपको रतौंधी से कौन बचाता है, विटामिन ए बचाता है। कौन, विटामिन ए आपको रतौंधी से बचाता है। चलिए 39 नंबर, कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला या थैलेमस। तो देखिए मस्तिष्क का जो सेरेबेलम है ना, सेरेबेलम, ये क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलिए बढ़ते इससे आगे 40वां सवाल, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। आपको बताना है कि जो WBC है उसका क्या कार्य है। क्या ऑक्सीजन ले जाना, प्रतिरक्षा प्रदान करना, रक्त जमाना या पोषण पहुंचाना। साथियों WBC जो होता है, जिसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, ये क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना। चलिए 40 के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा, ब्लैक में, कि ध्वनि की चाल वायु में किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल वायु में किस पर निर्भर करती है। क्या वायु में दाब पर, वायु में तापमान पर, वायु में घनत्व पर, वायु में द्रव्यमान पर। बताइए ध्वनि की चाल वायु में किस पर निर्भर करती है। तो साथियों वायु में ना ध्वनि की चाल ना तापमान पर निर्भर करती है। किस पर, तापमान पर निर्भर करती है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए 41 से आगे बढ़ते फटाफट। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, दूरी की है, द्रव्यमान की या बल की। तो साथियों प्रकाश वर्ष ना ये आपका दूरी की इकाई है। किसकी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए 42 से आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई है। बताइए विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगा। क्या कूलम होगा, वोल्ट होगा, ओम होगा या एम्पियर होगा। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई साथियों क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। अगला सवाल, कि दर्पण में बनने वाली छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। देखिए किस दर्पण में बनने वाली छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल लेंस। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि क्या बोला है कि दर्पण में बनने वाली छवि हमेशा आभासी और सीधी, तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी और सीधी बनता है।
चलिए अगला सवाल कि एक परिपथ में यदि वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट और आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 44 ओम, तो धारा कितनी होगी। धारा कितनी होगी तो आप निकाल लीजिए सकते हो फटाफट। आप जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। आपको V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, आपको I का मान ही निकालना है। आपको रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है साथियों, रेसिस्टेंस आपको 44 ओम दिया हुआ है। जब इसको इससे भाग लगाइएगा ना साथियों तो आपका I का मान निकल के आ जाएगा कितना, आपका 5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। और देखिए 5 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। कहाँ है, ऑप्शन बी में आपको 5 दिख रहा है। चलिए बढ़ेंगे 45 से आगे। फाइबर ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिकल जो फाइबर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या ये व्यतिकरण के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, या विवर्तन के सिद्धांत पर। तो साथियों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 47 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज बोरसाम, रदरफोर्ड, वाल्मर या न्यूटन। फटाफट बताइए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज किसने की थी। तो साथियों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज ना बाल्मर साहब, कौन, बाल्मर इसने क्या किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। जो ध्वनि तरंग होती है वो किस प्रकार की होती है, क्या वो अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, या विद्युत चुंबकीय होती है, या सतही होती है। तो साथियों ध्वनि तरंग ना ये आपका अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है, ये अनुदैर्घ्य होती है। चलिए 48 के बाद आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है, क्या आपका ऊर्जा संरक्षण, या फिर संवेग संरक्षण, या द्रव्यमान संरक्षण, या आवेश संरक्षण। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ना साथियों, ये आपका ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। चलिए 49 के बाद बढ़ेंगे आगे। 50वां सवाल, कि किसी ग्रह की गति सूर्य के चारों ओर किस नियम का पालन करती है। देखिए सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करती है वो किस नियम का पालन करती है। ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, ओम का नियम, केपलर का नियम, या पास्कल का नियम। तो साथियों ये आपका ना केपलर का नियम का पालन करती है। किसका, केपलर के नियम का पालन करती है। तो साथियों देखिए यहाँ तक आपका 50 सवाल हो गया। अब यहाँ से फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, 50 से आगे बढ़ते हैं। चलिए 51 नंबर, आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है, हमारे साथ बने रहें। 51वां सवाल, कि आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। डाल्टन, न्यूटन, मैंडलीफ, या बोर। तो साथियों देखिए आवर्त सारणी का निर्माण ना मैंडलीफ साहब किए थे। किसने, मैंडलीफ साहब ने क्या किए थे, आवर्त सारणी का निर्माण किया था। चलिए बढ़ेंगे 51 के बाद 52 की ओर। 52वां सवाल, कि H2O2 का नाम क्या है। H2O2 क्या हाइड्रोजन हाइड्राइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर साथियों पेरोक्सी एसिड। तो देखिए H2O2 का नाम ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाता है। क्या होता है ये आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल है कि pH बराबर 7, यानी pH वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। तो इसका अर्थ क्या है, क्या ये आपका अम्लीय विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा, या उदासीन विलयन होगा, या सांद्र विलयन होगा। तो साथियों देखिए 7 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका उदासीन विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है। आपको बताना है कि किस गैस से ना ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या हीलियम। तो साथियों क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि कांच मुख्य रूप से किससे बनता है। कांच जो है साथियों ये किससे बनता है, ये आपका सोडियम ऑक्साइड और सिलिका से, पोटेशियम कार्बोनेट और सिलिका से, चूना पत्थर और सिलिका से, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा जो आपका कांच मुख्य रूप से किससे बनता है, तो ये आपका सोडियम ऑक्साइड, सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट, सिलिका और चूना पत्थर, यानी ये सभी से बनता है। किससे, उपयुक्त सभी हो जाएगा साथियों, आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे 55 के बाद, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किससे ज्ञात होती है। देखिए अधिकतम, जैसे कोई भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो वो आपको
किससे ज्ञात होती है? तो साथियों क्या वो आपका बोर नियम से ज्ञात होती है, या हंड नियम से, या ऑबाउ सिद्धांत से, या 2n² नियम से? तो साथियों वो आपका किससे ज्ञात होती है? 2n², यानी n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल हो जाता है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इससे आगे। क्या NaCl में बंध का प्रकार है? देखिए NaCl में जो बॉन्ड होता है ना वो किस प्रकार का होता है? क्या वो सहसंयोजक बंध होता है, या आयनिक बंध होता है, या धात्विक बंध होता है, या हाइड्रोजन बंध होता है? तो साथियों NaCl में ना आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड होता है। चलिए चलता हूँ क्या आगे। 58 नंबर, कार्बन का कौन सा रूप विद्युत चालक है? बताइए कि कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का चालक होता है? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, फुलेरिन? तो देखिए कार्बन का आपका ना ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट ये क्या होता है साथियों? विद्युत का चालक होता है। चलिए 58 के बाद आगे आएंगे। देखिए इतने सारे सवाल लिए हैं, हो सकता है कोई एक दो सवाल ना आपका साथियों रिपीट हो सकता है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरेल, मैरी क्यूरी, या डॉल्टन साहब, या रदरफोर्ड? तो बताइए साथियों आपका रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरेल ने, किसने? हेनरी बैकरेल ने की थी। चलिए 59 के बाद आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। बताइए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CaCl3, CCl4, CH4, या C2H2? बताइए तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। तो साथियों क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CaCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaCl3। चलिए 60 के बाद आगे बढ़ते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र साथियों माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम, या लाइसोसोम? तो देखिए कोशिका का नियंत्रण केंद्र साथियों वो आपका नाभिक कहलाता है। कौन? नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, या गोल्गी तंत्र में? तो साथियों देखिए पादपों में ना प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए 62 के बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ होगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए मनुष्य के हृदय में क्या 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, या 5 कक्ष? तो साथियों मनुष्य के हृदय में ना 4 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। रक्त का तरल भाग कहलाता है। बताइए रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? RBC, WBC, प्लाज्मा, या प्लेटलेट्स? तो साथियों देखिए रक्त का ना तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा रक्त का तरल भाग कहलाता है। चलिए 64 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया क्या ग्रसनी से, आमाशय से, मुख, या आंत? तो साथियों देखिए पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ होती है? तो पाचन की क्रिया आपका मुख गुहा से प्रारंभ होती है। कहाँ से? मुख गुहा से। चलिए 65 के बाद आगे बढ़ते हैं। DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, डार्विन, मेंडल, और लमार्क? तो साथियों देखिए DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ना ये आपका वाटसन और क्रिक दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर आधारित है? बताइए मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होगा वो किस पर आधारित होगा? क्या साथियों वो X गुणसूत्र में होगा, या Y गुणसूत्र, या दोनों X और Y, या ऑटोजोम? तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण ना Y गुणसूत्र करता है। कौन? Y गुणसूत्र क्या करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? साथियों फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस, या क्यूटिकल? तो देखिए पौधों में जल का परिवहन साथियों ये जाइलम, कौन? आपका जाइलम ऊतक द्वारा होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि, या थायराइड? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यकृत होता है। कौन? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। 70 नंबर सवाल कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है?
रक्तचाप को बीपी को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, हृदय गतिकी यंत्र या स्टेथोस्कोप। तो साथियों देखिए रक्तचाप को स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप को किसके द्वारा? स्फिग्मोमैनोमीटर। 71 नंबर सवाल कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या सतही। तो देखिए ध्वनि तरंग ना साथियों ये अनुदैर्घ्य होता है। कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है। 71 के बाद आगे बढ़ते हैं 72 नंबर। 1 kWh बराबर होता है 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, 36 गुना 10⁻3 जूल, 360 जूल या फिर 36 गुना 10⁻6 जूल। तो साथियों देखिए 1 kWh बराबर क्या हो जाएगा? 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। चलिए 72 के बाद आगे बढ़ते हैं कि ओम का नियम किस पर लागू होता है? बताने कि ओम का नियम किस पर लागू होगा? सुचालक पर, कुचालक पर, अर्धचालक पर, अतिचालक पर। तो ओम का नियम साथियों ये लागू होता है सुचालक पर। किस पर? ओम का नियम सुचालक पर लागू होता है। 73 के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁻4, 3 गुना 10⁻10। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए इससे आगे निकलते फटाफट हम लोग कि किस दर्पण में अपसारी किरणें परावर्तन के बाद समांतर होती है? बताइए किस दर्पण में अपसारी किरणें परावर्तन के बाद समांतर होती है? क्या साथियों आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा या अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप बताइए कि किस दर्पण में अपसारी किरणें परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है? तो साथियों वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए 75 के बाद आगे। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सार्वधिक होती है? साथियों ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो देखिए ध्वनि की चाल ना ठोस में सर्वाधिक होती है। किसमें? ठोस में सर्वाधिक होती है। 76 के बाद आगे बढ़ते हैं। डायनोमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में या यांत्रिक को विद्युत में, रासायनिक को ऊष्मा में या ऊष्मा को रासायनिक में। तो साथियों डायनोमो क्या करता है? ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। किसको? यांत्रिक को विद्युत में बदलने का काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होगा? टेस्ला होगा, न्यूटन, हेनरी, एम्पेयर। तो देखिए साथियों चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या हो जाएगा? वो आपका टेस्ला होता है। क्या? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला। 79 कि ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। बताइए ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है धारा प्रवर्धन में, यांत्रिक कार्य में, रासायनिक प्रतिक्रिया में या प्रकाश उत्पादन में। तो साथियों ट्रांजिस्टर का उपयोग ना ये आपका धारा प्रवर्धन में होता है। किसमें? धारा प्रवर्धन में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। 79 के बाद आगे 80 नंबर। जो लेज़र होता है ना LASER, लेज़र का पूरा नाम बताइए। लेज़र का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। दूसरा है लाइट एब्जॉर्प्शन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तीसरा है कि लो एम्प्लीफिकेशन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक रेडिएशन। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लेज़र जो है, लेज़र का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो लेज़र का पूरा नाम हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हो जाएगा आपका लेज़र का पूरा नाम। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेडियो तरंग किस प्रकार की होती है? बताइए जो रेडियो तरंग है वो किस प्रकार की होती है? साथियों वो यांत्रिक होती है या विद्युत चुम्बकीय होती है या अनुदैर्घ्य या ध्वनिक होती है? फटाफट बताइए कि रेडियो तरंग किस प्रकार की होती है? तो साथियों रेडियो तरंग ना ये आपका विद्युत चुम्बकीय होती है। क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय। परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड किससे बनी होती है? बताइए जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल रॉड किससे बनी होती है? सोडियम, कैडमियम, पोटेशियम, तांबा।
तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये आपका कैडमियम से बनी होती है। किससे? कैडमियम से बनी होती है। चलिए 82 के बाद आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन का मुख्य कारण है, बताइए जो लैंड स्लाइडिंग होता है उसका मुख्य कारण क्या है? क्या गुरुत्वाकर्षण है, या घर्षण है, या चुंबकीय बल है, या ध्वनि तरंग है? तो साथियों देखिए, जो भूस्खलन होता है ना, उसका मुख्य कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण उसका मुख्य कारण होता है। चलिए 83 के बाद आगे बढ़ते हैं। शीशे का उपयोग होता है, बताइए शीशे का उपयोग होता है विकिरण से सुरक्षा हेतु, विद्युत उत्पादन हेतु, या फिर ध्वनि की गति मापने हेतु, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने हेतु? तो बताइए साथियों 84 नंबर के शीशे का उपयोग होता है। तो शीशे का उपयोग ना विकिरण से सुरक्षा हेतु, इसका उपयोग क्यों होता है? विकिरण से सुरक्षा के लिए। चलिए 84 के बाद बढ़ते हैं आगे कि द्रव का ऊर्ध्वपातन किस तापमान पर होता है? द्रव का सब्लिमेशन किस तापमान पर होता है? गलनांक तापमान पर, क्वथनांक, या द्रवनांक, या हिमांक तापमान पर? फटाफट बताइएगा कि द्रव का जो ऊर्ध्वपातन होता है वो किस तापमान पर होता है? तो साथियों वो आपका क्वथनांक, किसमें? क्वथनांक तापमान पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। चलिए 85 के बाद आगे, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? नदी का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी, या आसुत जल? तो देखिए पानी का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा? यह आसुत जल क्या हो जाएगा? पानी का शुद्धतम रूप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो साथियों लाफिंग गैस जो है ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तत्वों की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? आपको तत्वों का परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? तो साथियों तत्वों की परमाणु संख्या ऑप्शन है प्रोटॉन संख्या द्वारा, न्यूट्रॉन संख्या द्वारा, इलेक्ट्रॉन संख्या द्वारा, या द्रव्यमान संख्या द्वारा? तो तत्वों की परमाणु संख्या ना साथियों ये आपका प्रोटॉन संख्या है। किससे? प्रोटॉन संख्या द्वारा निर्धारित होती है। चलिए 88 के बाद बढ़ते हैं आगे। 89 पीएच मान 7 से कम दर्शाता है। पीएच मान 7 से कम क्या दर्शाता है? क्या 7 से कम अम्लीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है, तटस्थ विलयन होता है, या लवण होता है? साथियों पीएच मान 7 से कम ना 7 से कम पीएच मान ये क्या हो जाएगा आपका? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से कम ये आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 7 से कम क्या हो जाएगा? ये आपका अम्लीय हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। 90 नंबर कि सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? बताइए सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? जल में, तेल में, अल्कोहल में, या पारा में? तो सोडियम धातु को ना साथियों तेल में सुरक्षित रखा जाता है। कौन सा तेल? तो मिट्टी का तेल। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है क्या? 0 है, 1, 2, 3? तो साथियों देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ना 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए 91 के बाद बढ़ते हैं आगे। टेबल साल्ट यानी खाने का नमक का रासायनिक सूत्र है। खाने का नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड? साथियों टेबल साल्ट जो खाने का नमक उसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस पूछा है आपको। क्या साथियों हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? सबसे हल्की गैस साथियों क्या हो जाएगा? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की गैस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का प्रयोग किस रूप में होता है? बताइए क्या इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में होता है, कीटाणुनाशक के रूप में, या खाद के रूप में, या औषधि के रूप में? फटाफट बताइए कि KMnO4 का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका प्रयोग साथियों कीटाणुनाशक के रूप में, किसमें? कीटाणुनाशक के रूप में होता है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या ये बॉक्साइट होता है, हेमेटाइट, कैल्साइट, या फिर मैग्नेटाइट? तो साथियों एल्यूमिनियम जो है ना
एल्यूमिनियम का प्रमुख एक्स जो है वो आपका हो जाएगा कौन, बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है Al2O3 ये आपका एल्यूमिनियम का ना क्या होता है, प्रमुख एक्स होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे 96 नंबर कि एलपीजी का मुख्य घटक है। बताए एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एथेन या हाइड्रोजन। साथियों एलपीजी का मुख्य घटक कौन हो जाएगा, एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। चलिए 96 के बाद आगे बढ़ते हैं। सूखी बर्फ क्या है, जिसको ठोस यानी शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या वो ठोस जल होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बर्फ और नमक या फिर अमोनियम क्लोराइड। साथियों जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए 97 के बाद आगे की ओर। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, अपचयन कहलाती है, ध्रुवपातन कहलाती है, आसवन कहलाती है। तो साथियों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया ना ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं कि साबुन किसका लवण है। बताइए तो साबुन किसका लवण है, उच्च फैटी एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो साबुन साथियों ये आपका उच्च फैटी एसिड का लवण है। क्या है, साबुन किसका लवण है, तो ये उच्च फैटी एसिड का लवण है। चलिए बढ़ेंगे 100वें सवाल की ओर, सेंचुरी की ओर, और आज के सेशन का अंतिम सवाल, आज के मैराथन क्लास का अंतिम सवाल साथियों, 100वां सवाल। पीतल किसका मिश्र धातु है। बताइए तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा जस्ता का, तांबा और टीन का, लोहा और कार्बन का या तांबा और चांदी का। साथियों आप जानते हैं पीताजी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ताजी, ता से तांबा, जौ से जस्ता, यानी पीतल किसका हो जाएगा, तांबा और जस्ता का हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज का मैराथन क्लास का जो 100वां सवाल था, हम लोग 100 सवाल आज अटैम्प्ट किए। तो अब बताइए 100 में से देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे थे ना जो आपको एक दो बार रिपीट हुआ होगा, तो उसको आप मेंशन नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं। साथियों बस इसी तरह से आपका जो भी आखिरी पल है, इस आखिरी पल में हमारे साथ जुड़े रहें। और अंतिम प्रहार का जो ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हर दिन आप लोगों के लिए 100 प्रश्न लेके आएंगे, चाहे वो साइंस का हो, सोशल का हो, या फिर साथियों आपका हिंदी हो जाए, सबका आपका 100 प्रश्न आएगा। बस कंटिन्यू आप बने रहें और अपनी मेहनत को बरकरार रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।